हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया। आज का अपना जो टॉपिक है ये रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित, और इसमें टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, NTPC हो, RRB हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक अपना, और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा, अपना फर्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या श्रीलंका का राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा राष्ट्रपति। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है, इसी कारण राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति एकता का, अखंडता का प्रतीक, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, देश का मुखिया, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, नाममात्र की कार्यपालिका मुखिया और संवैधानिक प्रधान तथा संविधान का सुप्रीम कमांडर होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्न में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से या श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के राजा से की जाती है। राष्ट्रपति एक किसी भी सदन, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, का सदस्य नहीं होता है, अपितु संसद का एक भाग या अंग होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 58 में या अनुच्छेद 62 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अनुच्छेद 52 में। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद निम्न है। देखिए, अनुच्छेद 52 जो है इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद जो 53 है इसमें संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 54 के अंदर मतदान या चुनाव से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 56 के अंदर पदावधि या कार्यकाल से संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है। और अनुच्छेद जो 59 है इसमें राष्ट्रपति की शर्तें उल्लेखित है। और जो अनुच्छेद 60 है इसमें राष्ट्रपति से जो शपथ का प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। और जो अनुच्छेद 62 है इसमें राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 62 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की पूर्ण आयु होनी चाहिए? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 35 वर्ष। अर्थात भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो पात्र आयु निर्धारित की गई है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है, न्यूनतम जो उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड है, वह किसी लाभ के पद पर न हो। फोर्थ है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता या किसी भी निर्वाचन मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। और फिफ्थ है, मानसिक रूप से पागल व आर्थिक दृष्टि से दिवालिया नहीं हो। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना,
अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 10-10 होनी चाहिए, 20-20, 50-50 या 100-100। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 50-50, यानी 50 प्रस्तावक होनी चाहिए और 50 अनुमोदक होनी चाहिए। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति के उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिला करने के लिए कम से कम जो है 50 प्रस्तावक होना आवश्यक है और 50 अनुमोदक, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए यह संख्या है यह 20-20 निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति के लिए जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदकों की संख्या निर्धारित की गई है। वह 15,000 रुपये जमानत राशि RBI में जमा की जाती है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपना नामांकन है वह लोकसभा के महासचिव को जमा कराता है और राष्ट्रपति की प्रचार जो प्रक्रिया है ये 14 दिन तक चलती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, राष्ट्रपति को शपथ है कौन दिलाता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अन्य पदों की शपथ के प्रारूप से भिन्न संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 6 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए या 3 वर्षों के लिए। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पद की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन यह पदावधि है 3 प्रकार से, जैसे मृत्यु, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र व महाभियोग द्वारा समाप्ति समय से पहले हो सकती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, यानी निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिएगा, अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। तो इसका जो अपना राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न सदस्य सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और ये कब पारित किया गया था? देखिए, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये लागू किया गया था। नोट में देखिएगा, विधान परिषद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अभी करंट में यदि बात की जाए तो दिल्ली और पुडुचेरी के साथ में अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर को भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी वर्तमान में जो है विधानसभाओं का गठन किया गया है। तो इसमें हम दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी इन तीनों को सम्मिलित कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के द्वारा महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 56 ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करे तो ही। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो 3 चरणों में होकर गुजरती है। प्रथम चरण में क्या होता है? संकल्प होता है, मतलब संकल्प पारित होता है। द्वितीय चरण में क्या होता है? संकल्प पारित होता है। और तृतीय चरण में महाभियोग। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया 3 चरणों से होकर, मतलब 3 चरणों से होकर गुजरना होता है। जैसे प्रथम चरण में क्या होता है? संकल्प होता है, द्वितीय चरण में संकल्प पारित होता है और तृतीय चरण में महाभियोग जारी हो जाता है। आगे देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो संसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश या संसद द्वारा महाभियोग द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या महाभियोग कहलाता है, और राष्ट्रपति को हटाने संसद के द्वारा महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है। इसे लाने के लिए 124 सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचित करना आवश्यक होता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए केवल संविधान के प्रति उल्लंघन या अतिक्रमण ही मान्य है, व्यक्तिगत आचरण मान्य नहीं है। नोट में देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या 1 व 2 दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति अन्य पदों की शपथ के प्रारूप से भिन्न संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है तथा मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को जो शपथ है ये भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उनके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, यूपीएससी का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना तथा उसकी सलाह पर अपनी सहायता के लिए अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन करता है, राज्य व प्रदेशों के राज्यपाल अनुच्छेद 155 के तहत वह प्रशासक व आयुक्तों की नियुक्तियां करता है, संघ लोक सेवा आयोग के केंद्र शासित अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 316 के तहत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 324 के तहत, और महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 376 के तहत। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जनजातियों की आयोग का गठन, नियंत्रण व महालेखा परीक्षकों की नियुक्ति आदि जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा अपना, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 352, 356, 360 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा 352। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 में वर्णित है। देखिएगा, 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की व्यवस्था है, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्य आपात की व्यवस्था है, 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। नोट में देखिएगा, आपातकालीन शक्तियों को प्रेरणा स्रोत जो है वो जर्मनी का वाइमर संविधान है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, 120, 121, 122 और 123। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत यदि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और विधेयक जरूरी हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जो अस्थायी कानून कहलाता है। यह अध्यादेश 6 माह तक मान्य रहता है, क्योंकि संसद के अधिवेशनों में 6 माह का अंतर होता है। संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन के भीतर जो है संसद द्वारा इस अध्यादेश को अनुमोदित करना आवश्यक होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है ये 1952 से 57 तक व 57 से 62 तक रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के सभापति पद पर कार्य किया। इनका सबसे लंबा कार्यकाल 2 कार्यकालों का निर्वाह था। एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत राष्ट्रपति व 3 बार शपथ लेने वाले राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए अन्य राष्ट्रपतियों से संबंधित चर्चा भी हम कर लेते हैं। देखिएगा, जो राष्ट्रपतियों की सूची है वो देखिएगा। सबसे जो प्रथम राष्ट्रपति थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि जनवरी 26, 1950 से मई 13, 1962 तक रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, फिर वापिस वीवी गिरी, फरकुद्दीन अली अहमद, बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्री प्रणब मुखर्जी और जो वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद, जो कि जुलाई 25 से 2017 से अब तक वर्तमान तक हैं। तो आइए देख लेते हैं। रामनाथ कोविंद कानपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम LLB हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म जो है 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 25 जुलाई 2017 से भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इससे पहले इन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था और 1994 से 2006 तक संसद सदस्य भी रहे हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। 20 जून 1951, 10 जुलाई 1951, 11 मई 1987 और 25 फरवरी 1992। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना ये हो जाएगा 20 जून 1951। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिएगा, राज्य में आपात से संबंधित कुछ तथ्य हैं। देखिएगा, सबसे पहले प्रयोग पंजाब में किया गया था। कब? 20 जून 1951 में, जो कि भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के बाद। सबसे लंबी अवधि तक राज्य में आपात पंजाब में, और ये कब हुआ था? 11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक। और सबसे कम अवधि के लिए राज्य आपात कहाँ हुआ था? कर्नाटक, 10 अक्टूबर 1990 से 17 अक्टूबर 1990 तक, केवल 7 दिनों के लिए। सर्वाधिक बार देखिएगा मणिपुर 10 बार और उत्तर प्रदेश 10 बार। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, राज्य में आपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रथम बार दुरुपयोग जो है 1959 में केरल राज्य में किया गया था, जब वहाँ साम्यवाद सरकार को विधानसभा में बहुमत रहने के बावजूद बर्खास्त कर दिया गया था। नोट में देखिएगा, राष्ट्रपति शासन कभी भी पूरे भारत में एक साथ नहीं लगाया जाता है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 50 बार तथा मोरारजी देसाई के समय 16 बार हुआ है। राज्य आपातकाल राजस्थान में प्रथम बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और सबसे लंबी अवधि के 15/12/1992 से 4 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय लगा था। आगे देखिए, नोट में देखिएगा, राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, लेकिन राज्य आपात के समय मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? सर्वप्रथम कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 23। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना अनुच्छेद 19। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सर्वप्रथम अनुच्छेद 19 सबसे पहले निलंबित होता है। मूल अधिकारों, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी जो मूल अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, बल्कि संघीय कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है। केंद्र की कार्यपालिका राज्य के किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार निलंबित नहीं की जा सकती है, बल्कि यह संघीय कार्यपालिका के नियंत्रण में आ जाती है तथा केंद्र की कार्यपालिका राज्य के किसी भी विषय पर निर्देश दे सकती है। संक्षेप में संविधान संघीय की जगह एकात्मक हो जाती है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना, अब तक भारत में जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। देखिएगा 26 अक्टूबर 1962 से 10 जून 1966 तक। देखिए कारण था भारत चीन युद्ध। उस समय राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1977, उस समय कारण था भारत पाक युद्ध और राष्ट्रपति थे वी गिरी और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसका कारण था आंतरिक अशांति और उसमें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली और प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो आइए आगे देखते हैं। तीसरी बार लगाए गए आपातकाल पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक अशांति शब्द समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। देश की सेना विद्रोह कर दे तब 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अवधि जो है 6 वर्ष तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः इसको 5 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धन विधेयक का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 121। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 110। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। धन विधेयक का उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। इसके तहत कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि उसके केवल निम्नलिखित सभी विषयों से संबंधित प्रावधान हो। फर्स्ट देखिएगा क्या है, कर लगाना, कम करना या बढ़ाना, उसको नियमित करना या इसमें कोई परिवर्तन करना हो, भारत की संचित निधि या अक्षम निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो, भारत की जमा पूंजी में से किसी व्यय संबंध में धन दिया जाना हो। अनुच्छेद 108 धन विधेयक एवं संशोधन विधेयक को छोड़कर शेष अधिवेशन को संसद का एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन 6 माह तक पारित नहीं करे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता वह लोकसभा अध्यक्ष करेगा। आगे देखते हैं। अब तक जो है 3 बार साधारण विधेयक के मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दहेज निरोधक विधेयक पारित करने हेतु 6 मई 1961 को। सेकंड है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित विधेयक पारित करने हेतु 16 मई 1978 को। थर्ड है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में आतंकवाद निरोधक विधेयक पोटा से संबंधित जो है पारित करने हेतु 26 मार्च 2002 को। आगे देखिएगा, तीनों बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को संसद के पास एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। आगे देखिएगा, भारत की संचित निधि से संबंधित व्यय व राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक विशेष विधेयकों के अंतर्गत आते हैं जिन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अपने पास 4 ऑप्शन होंगे, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 54। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपना ये हो जाएगा अनुच्छेद 72। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ वर्णित है, जिसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी व्यक्ति की सज़ा को कम या माफ या मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है या किसी अन्य सज़ा में बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल केवल कम कर सकता है, समाधान नहीं कर सकता। इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की अधिसूचना वो सरकार जारी करती है। वो निर्वाचन कौन करवाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। वेतन जो है 5 लाख रुपये, जो कि महासंचित निधि से जो कि आयकर रहित होते हैं। आगे देखिएगा, देखिए दोस्तों, ये तेरे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हमने आज चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल रणवीर महरिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।